नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी की बैठक हुई है। थोड़ी देर में सैन्य धाम के लिए कमेटी की बैठक होगी। उच्च स्तरीय बैठक करेंगी सीएम धामी। शाम 5 बजे ऊर्जा विभाग की भी समीक्षा बैठक की जाएगी। बड़ी जानकारी है इस वक्त आपको बता दें, जहाँ पर सैन्य धाम को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की जाएगी और अब कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। इस वक्त बड़ी जानकारी जहां पर सैन्य धाम की बैठक होगी थोड़ी देर में और कई अहम फैसले इस दौरान लिए जा सकते हैं। शाम 5 बजे ऊर्जा विभाग की भी समीक्षा बैठक होनी है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की लगातार बैठकों का दौर है और थोड़ी देर में सैन्य धाम के लिए बनी कमेटी की बैठक होगी और इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। वहीं बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें, सैन्य धाम से जुड़ी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और हो सकता है कि कुछ अहम फैसले भी लिए जाए। तो बड़ी जानकारी, शाम 5 बजे ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक होगी। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते उच्च स्तरीय बैठक करेंगे सीएम धामी। तो अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी की बैठक हुई है और थोड़ी देर में सैन्य धाम के लिए कमेटी की बैठक होगी। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं, जहाँ पर उच्च स्तरीय बैठक करेंगे सीएम धामी और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हो सकती है। शाम 5 बजे ऊर्जा विभाग की भी समीक्षा बैठक होगी और बैठकों का दौर लगातार सीएम का आज पूरे दिन रहने वाला है और ऐसे में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। तो उच्च स्तरीय बैठक करेंगे सीएम धामी। थोड़ी देर में सैन्य धाम के लिए बनी कमेटी की बैठक शुरू हो जाएगी। इस बैठक में कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो शामिल होंगे, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो सैन्य धाम को लेकर भी चर्चा की जा सकती है और हो सकता है संभवतः कई अहम फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें, जहाँ पर शाम के करीब 5 बजे भी ऊर्जा विभाग की भी एक समीक्षा बैठक रहेगी और इस दौरान भी सीएम जो है वो कामकाज को लेकर जानकारी लेंगे और कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। अधिकारी भी उस दौरान मौजूद होंगे, अधिकारियों से बातचीत करेंगे सीएम और हो सकता है कई बड़े अहम फैसले सीएम द्वारा लिए जा सकते हैं। उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे सीएम धामी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हम जानकारी थोड़ी देर में सैन्य धाम के लिए बैठक होनी है और जो कमेटी बनाई गई है सैन्य धाम की उनकी बैठक होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में मौजूद होंगे और हो सकता है कई अहम फैसले भी इस बैठक के दौरान लिए जा सकते हैं। उच्च स्तरीय बैठक होने जा रही है और करीब शाम 5 बजे भी एक बैठक होगी। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्योंकि लगातार अहम बैठक माना जा रहा है, सैन्य धाम में जो कमेटी बनाई गई है उसको लेकर भी बैठक की जाएगी, क्या कुछ पूरी जानकारी, सैन्य धाम को लेकर भी कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं बैठक में? देखिए, आज सैन्य धाम को लेकर महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक में सैन्य धाम की प्रगति पर भी किस तरह से उस पर काम हो रहा है, क्योंकि सरकार की कोशिश ये है कि सैन्य धाम के माध्यम से सैनिकों से जुड़ा जाए। उत्तराखंड में तकरीबन हर परिवार में सैनिक है और सैनिक बाहुल प्रदेश है ये और सैनिकों का वोट बैंक काफी महत्वपूर्ण है और सरकार की कोशिश ये है कि सैन्य धाम को देश के लिए एक प्रतीक स्थल के रूप में विकसित किया। इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। आज भी बैठक की जाएगी और उस पर प्रगति के बारे में समीक्षा की जाएगी कि क्या कुछ प्रगति है और किस तरह से काम चल रहा है। तो काफी महत्वपूर्ण बैठक है ये। बिल्कुल प्रवीण जी, क्योंकि जो कमेटी बनाई गई है इस बैठक में मौजूद होंगे, वो कौन कौन से लोग हैं जो इस कमेटी में शामिल हैं? मुख्यमंत्री के अलावा जो सैनिक कल्याण मंत्री है गणेश जोशी, वो वहाँ पे मौजूद रहेंगे। तमाम जो अधिकारी हैं जो सैन्य धाम को लेकर काम कर रहे हैं वो मौजूद रहेंगे। तो सभी विभागीय अधिकारी, मंत्री और मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे और जो पिछले दिनों जो बैठक हुई थी उसको, उस पर कितना काम किया गया, उस पर कितना अमल हुआ है, उसको लेकर चर्चा होगी। बिल्कुल प्रवीण जी, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं इसी बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। उत्तरकाशी से बड़ी जानकारी, गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया। कई जगह मलबा आने से बंद हुआ रास्ता। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद हो गया है। सिलक्यारा बैंड के पास मलबा आ गया और रास्ते को खोलने का काम लगातार जारी है। बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं, जहाँ पर सिलक्यारा बैंड के पास मलबा
नीचे आ गया है और सड़क बाधित हुआ है। रास्ते को खोलने का काम लगातार जारी है। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहाँ पर उत्तरकाशी से बड़ी जानकारी, गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है और कई जगह मलबा आने से रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया। तो यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद कर दिया गया है। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। यहाँ पर सिलक्यारा बैंक के पास मलबा आने से सड़क जो है वो बाधित हुआ है। रास्ते को खोलने का काम लगातार जारी है। तो बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, अहम जानकारी इस वक्त की उत्तरकाशी से, जहाँ पर गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह मलबा आने से राजमार्ग को बंद किया गया, वहीं यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद कर दिया गया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, सिलक्यारा बैंक के पास मलबा आने से सड़क मार्ग बंद किया गया। रास्ते को खोलने का काम लगातार जारी है। तो कई राजमार्ग जो है उन्हें बंद किया गया है। तो मामला प्रतापनगर के नगर पंचायत लमगांव के ठीक नीचे पीने पाट 8 करोड़ की लागत से बना हुआ झूला पुल का निर्माण तो लगभग पूरा हो गया। फिलहाल पुल का रंग रोशन का काम किया जा रहा है, पर पुल को अंतिम रूप देने से पहले ही सुरक्षा में लगे रेलिंग और जाली उखड़ने लगी है। ऐसे में पुल निर्माण करने वाली कंपनी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों ने पुल की गुणवत्ता की जांच करने की भी मांग की है। तो पुल बनने से पहले ही उखड़ने लगे रेलिंग और जो सुरक्षा के लिए बैरियर लगाए गए हैं, 8 करोड़ की लागत से पुल पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं देहरादून से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, ऊर्जा निगम के कर्मचारियों का आंदोलन तेज हो गया है। बिजली विभाग के कर्मचारियों का फोन हुआ आउट ऑफ कवरेज। कर्मचारियों ने 17 घंटे बंद रखा फोन। रोज शाम 5 बजे से सुबह 10 बजे तक बंद रखेंगे फोन। बड़ी जानकारी आपको बता दें, देहरादून से ऊर्जा निगम के कर्मचारियों का आंदोलन तेज हो गया है और बिजली विभाग के कर्मचारियों का फोन आउट ऑफ कवरेज हो गया है। तो कर्मचारियों ने 17 घंटे बंद रखा है फोन। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते, यहाँ पर रोज शाम 5 बजे से सुबह 10 बजे तक फोन को बंद रखा गया। अहम जानकारी, बड़ी खबर, कर्मचारियों का फोन आउट ऑफ कवरेज हो गया है। शाम के 5 बजे से सुबह 10 बजे तक फोन आउट ऑफ कवरेज उन्होंने बंद कर दिया। तो ऊर्जा निगम के कर्मचारियों का आंदोलन देखने को मिला। बिजली विभाग के कर्मचारियों का फोन आउट ऑफ कवरेज हो गया है। शाम के 5 बजे से सुबह के 10 बजे तक फोन आउट ऑफ कवरेज। कर्मचारियों ने 17 घंटे तक फोन बंद रखा। तो रोज शाम 5 बजे से सुबह 10 बजे तक फोन बंद है। कर्मचारियों का फोन आउट ऑफ कवरेज हो गया। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, अहम जानकारी, ऊर्जा निगम के कर्मचारियों का आंदोलन तेज हो है और ऐसे में करीब कर्मचारियों ने अपना फोन 17 घंटे के लिए बंद रखा है। ऊर्जा निगम के कर्मचारियों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। बिजली विभाग के कर्मचारियों का फोन आउट ऑफ कवरेज हो गया। करीब कर्मचारियों ने 17 घंटे के लिए अपना फोन बंद किया। शाम के 5 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे तक उनका फोन बंद आ रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, अपने मांगों को लेकर इनका आंदोलन जो है वो तेज होता जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, हरिद्वार बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर प्रवीण कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्योंकि कर्मचारियों ने 17 घंटे तक फोन बंद रखा, ऐसे में लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या अब उनकी मांगे पूरी होंगी? देखिए, पिछले दिनों ही 1 महीने पहले ही कर्मचारी हड़ताल पे चले गए थे, ऊर्जा कर्मचारी। और ऊर्जा जो सेवा है ये एसेंशियल सेवा में आता है। अगर जिस तरह से कर्मचारी धरने पर है और उनका श्रमिक धरना चल रहा है और उनकी मांग 14 सूत्रीय मांग है, इसमें से उनका पुराना पेंशन को लेकर है, वेतन को लेकर है, जो पुराने जो नियोजन को लेकर है, ये तमाम ऐसे मांग है जिसको लेकर वो लगातार श्रमिक अनशन पे हैं। और जिस तरह से मोबाइल उन्होंने ऑफ किया है शाम से सुबह तक, ऐसे काफी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही सरकार की तरफ से इसमें कुछ निर्णय होगा। वैसे मुख्यमंत्री आज शाम को ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक भी ले रहे हैं। बिल्कुल प्रवीण जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हरिद्वार में बंदर के काटने से महिला की मौत हो गई है। बंदरों के आतंक से लोग परेशान हैं। प्रशासन से
बंदर पकड़ने की गुहार लगाई गई, परिजनों से स्वास्थ्य केंद्र पर भी आरोप लगाया। रेबीज इंजेक्शन न लगाने का आरोप है। तो बंदर के काटने से महिला की मौत हुई है। लगातार बंदरों के आतंक से लोग जो है काफी ज्यादा परेशान हैं। प्रशासन से बंदरों को पकड़ने की भी गुहार लगाई जा रही है। वहीं स्वास्थ्य केंद्र पर भी परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए। रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगाने का आरोप स्वास्थ्य केंद्र पर परिजनों द्वारा लगाई गई है। तो बड़ी जानकारी हरिद्वार से, बंदर के काटने से महिला की मौत हुई है। बंदरों के आतंक से परेशान हैं लोग। बड़ी जानकारी, हम जानकारी से आपको रूबरू कराते, जहां पर प्रशासन से लगाई गई बंदर पकड़ने की गुहार, और ऐसे में परिजनों केंद्र पर रेबीज इंजेक्शन न लगाने का आरोप लगा है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर बंदर के काटने से महिला की मौत हुई। तो खबर रुड़की के लक्सर से है, जहां पर मिक्कमपुर चौकी में सैकड़ों बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों के साथ युवक की गिरफ्तारी को लेकर हंगामा करते हुए जमकर नारेबाजी की। बजरंग दल कार्यकर्ताओं का आरोप है कि भिकमपुर गांव के ग्राम प्रधान ने पास के गांव के बीकॉम की छात्रा को नौकरी दिलाने का झांसा दिया और नौकरी से पहले इंटरव्यू दिलाने के नाम पर उसे हरिद्वार के एक होटल में ले गया। इससे पहले छात्रा कुछ समझ पाती, आरोपित प्रधान ने छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। किसी तरह से वहां से भागकर छात्रा घर पहुंची और इसकी जानकारी परिजनों को दी और पुलिस ने इसकी शिकायत की। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया है। तो दुनिया के सबसे ऊंचे ट्रैक रूट में शामिल कालीदी खाल बद्रीनाथ ट्रैक पर इस सीजन के पहले दल ने कालीदी खाल पास को पार कर लिया है। ट्रैकिंग दल में कोलकाता की एक महिला सहित 10 लोग शामिल हैं। दल ने 10 दिनों के अंतराल में यह ट्रैक पार किया। गंगोत्री धाम से बद्रीनाथ को जोड़ने वाला कालीदी खाल ट्रैक दुनिया के सबसे ऊंचे ट्रैकों में शुमार है। हिमालय की कंदराओं और ग्लेशियर के ऊपर से गुजरने वाले 109 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक पर बर्फ से ढकी भारत की 1 दर्जन नामचीन चोटियों के दीदार होते हैं। 80% बर्फ से ढक के इस ट्रैक को पूरा करने में 10 से 12 दिन लगते हैं। कोरोना संक्रमण का असर भी इस ट्रैक पर पड़ रहा है। 2020 में इस ट्रैक पर एक भी दल ने ट्रैकिंग नहीं की, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के मंद पड़ने के बाद पर्यटन धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। माउंटेनियरिंग व ट्रैकिंग कंपनी माउंट हाई विड के नेतृत्व में 1 सितंबर को सीजन का पहला दल रवाना हुआ था, जो गत शुक्रवार को माना बद्रीनाथ पहुंचा। दल के गाइड के रूप में कपिल पवार और विपिन पवार ने टीम का मनोबल बढ़ाया और 10 दिन के अंतराल में यह ट्रैक पार करवाया। दल को बारिश और बर्फबारी का भी सामना करना पड़ा। दल में अभिषेक दास, भास्कर विश्वास, तपन कुमार, सुशांत मंडल, सुब्रत दत्ता, विश्वजीत दास, शंखदीप मंडल, प्रीतिपाल आदि शामिल थे। माउंटेनियरिंग व ट्रैकिंग कंपनी माउंट हाई विड के निदेशक जयरथ राणा ने बताया कि कोरोना काल में पहली बार दुनिया के सबसे ऊंचे व कठिनतम ट्रैक रूट कालीदी खाल और बद्रीनाथ को ट्रैकिंग दल ने सफलतापूर्वक पार किया है। हरिद्वार में शंकराचार्य परिषद की सरकार से मांग उठी है। उत्तराखंड को देश की आध्यात्मिक राजधानी बनाने की मांग की गई। चारधाम यात्रा को शुरू करने को भी कहा गया। उत्तराखंड में गैर हिंदू लोगों की एंट्री पर भी रोक लगी है। धर्मनगरी हरिद्वार में शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष आनंद स्वरूप महाराज ने सरकार से उत्तराखंड को देश की आध्यात्मिक राजधानी घोषित करने और तत्काल चारधाम यात्रा शुरू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सनातन धर्म का देवालय है, इसीलिए उत्तराखंड में गैर हिंदू धर्म के लोगों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया गया। सरकार को इसके लिए ऑर्डिनेंस लाना चाहिए और यदि सरकार इसके लिए ऑर्डिनेंस नहीं लाती है तो वह आगामी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने उत्तराखंड सरकार से चारधाम यात्रा को जल्द शुरू कराने की मांग की और कहा कि चारधाम यात्रा से आस्था ही नहीं, लोगों की रोजी रोटी भी जुड़ी है। यदि जल्द ही सरकार चारधाम यात्रा शुरू नहीं करती तो आगामी चुनाव में उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये है कि उत्तराखंड हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी होनी चाहिए। उत्तराखंड हिमालय चूँकि हमारे देवालय हैं, हमारे देवता हैं, उसमें गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित हो, इस मांग को लेकर के मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं। मैं संत समाज का भी आह्वान कर रहा हूं कि आप बैठ करके सिर्फ लिफाफे बटोरिए मत, सिर्फ भंडारे मत खाइए। आइए, धर्म को बचाने का यह समर है, इसमें नहीं बचेगा। और अगर हिमालय में हिंदू धर्म नहीं बचेगा, वहाँ पे भी गैर हिंदुओं का कब्जा हो जाएगा, तो फिर आप किससे भंडारा करेंगे? वो स्थिति तालिबान की होगी, चाइना उसका सपोर्ट करेगा।
और वो जो नेशनल सिक्योरिटी की समस्या आएगी वो अलग है। तो इसलिए मेरी मांग है कि हिमालय हिंदुओं का देवालय है, मंदिर है, पूजनीय स्थल है, इसलिए उसमें गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित हो और इसका एक ऑर्डिनेंस सरकार तत्काल। तो दिल्ली में बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस एमएलए राजकुमार अनिल बलूनी सीएम धामी की मौजूदगी में उन्होंने सदस्यता ली। कार्यक्रम में मदन कौशिक भी मौजूद रहे। उत्तरकाशी पुरोला सीट से एमएलए है राजकुमार। उत्तराखंड में बीजेपी अच्छा काम कर रही है, राजकुमार का कहना है, और सीएम धामी बीएल संतोष का उन्होंने धन्यवाद भी दिया। पीएम मोदी, अमित शाह, मदन कौशिक का धन्यवाद किया है। और कांग्रेस में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी जो आज अनुसूचित जाति के बारे में जो बोलती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी का कॉन्सेप्ट ये है कि अनुसूचित जाति के लोगों को अपने पैरों में खड़ा करना, ये भारतीय जनता पार्टी का कॉन्सेप्ट है। और कांग्रेस का कॉन्सेप्ट ये है कि उन्होंने आज़ादी के बाद से अब तक जितने भी अनुसूचित जाति के लोगों को उनको अपने पैरों पे खड़ा करने की कभी बात ही नहीं सोची। उनको ऐसी ऐसी योजनाएं दी गई जिन योजनाओं से सब्सिडी का लालच उनको दिया गया। तो इसलिए प्रभावित होकर मैंने कहा भाई मेरे समाज का उत्थान, मेरे समाज की बात जो पार्टी करेगी, मुझे उसके लिए कोई भी कुर्बानी मुझे करनी पड़ेगी, वो कुर्बानी मैं करूंगा। बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और पिछले 2 बार से 2 टर्म में विधायक इस रूप में प्रदेश सेवा आपने की है। अनुसूचित जाति में आपका बहुत बड़ा प्रभाव, और केवल प्रभाव ही नहीं है, अभी तो मुझे मालूम है कि जब विधानसभा में अनुसूचित जाति को लेकर कोई विषय आता था और एक बार ऐसी परिस्थिति बनी कि सरकार ने 2-3 निर्णय अच्छे लिए, आप विपक्ष में होते हुए, जहां विपक्ष का धर्म आलोचना के साथ शुरू होता है, वहीं राजकुमार जी ने खड़े होकर और वहीं कहा कि पार्टी की लाइन देश के अनुसूचित वर्ग को प्रभावित करे, तो ऐसी पार्टी की लाइन से अलग हटके भी मुझे बोलना पड़े तो मैं बोलूँगा। जी के बारे में जैसा आदरणीय मदन जी ने कहा कि आप 2007 में देहरादून की सहसपुर विधानसभा से विधायक थे और अभी वर्तमान में आप पुरोला विधानसभा से विधायक हैं, और आपने हमेशा, मैंने देखा है, शोषितों के बीच में, दलितों के बीच में, वंचितों के बीच में, गरीब लोगों के लिए आप हमेशा संघर्षशील रहे हैं। विधानसभा हो या विधानसभा के बाहर हो, पूरे उत्तराखंड के अंदर लगातार आप काम करते रहे हैं और निश्चित रूप से आपके भाजपा में शामिल होने से आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर वातावरण हो रहा है। जैसा अनिल भाई ने बताया कि पिछले दिनों कैबिनेट मंत्री रहे प्रीतम सिंह पवार जी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और आज राजकुमार जी हुए हैं। सारा का सारा ये मोदी जी का जो करिश्माई नेतृत्व है वह भी है, और उत्तराखंड के अंदर जो एक नया वातावरण निर्मित हो रहा है, और राजकुमार जी के आने से निश्चित रूप से, और जो हमारा ऐसा समाज जो अभी वंचित है, छूटा हुआ है, उसमें हमें काम करने में। और उत्तरकाशी के धनारी इलाके के पिपली में पूर्व विधायक सचवाण के नेतृत्व में कांग्रेस की हुंकार रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में धनारी इलाके के कई जनता के मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। मिशन 2022 को लेकर कांग्रेस विधानसभा के ब्लॉक, पट्टी और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद स्थापित कर रही है। साथ ही स्थानीय जनता भी बीजेपी की जन विरोधी नीतियों से त्रस्त होकर लगातार कांग्रेस से जुड़ रही है। यहाँ हुए सम्मेलन में धनारी इलाके के कई लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। ऐतिहासिक सभा थी और इसमें अनेक गांव से जो है निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, भूतपूर्व जो है कर्मचारी संगठनों से जो जुड़े हुए लोग हैं और नौजवान है, महिलाएं हैं। मुझे लगता है लगभग 200 जिम्मेदार लोग जो है आज इस प्रांगण में जो है कांग्रेस पार्टी में विजयपाल सचवाण जी के नेतृत्व में जो है उन्होंने जो है आस्था जताई है, तो यहाँ सम्मिलित हुए हैं और ये संदेश लेके गए हैं कि हम धनारी पट्टी से जो है कांग्रेस पार्टी को, विजयपाल सचवाण जी को आगे रखेंगे। 4 चरम सीमा पर हो रखा, देवस्थानम बोर्ड का काला कानून हो, चाहे हमारे 4 धाम यात्रा न खोलने का मामला रहो, भटवाड़ी यहाँ धनारी के पॉलिटेक्निक के भवन का मामला रहो, इंद्रावती में सुरक्षा दीवार का मामला रहो,
यहाँ पर जो सड़क मेरे कार्यकाल में स्वीकृत करी गई थी उनका पुनर्निर्माण का मामला रहा हो, यहाँ पर अस्पताल में डॉक्टर का ना मामला रहा, इन तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ की धनारी की जनता अब डबल इंजन की सरकार को सबक सिखा। हल्द्वानी के मानपुर पश्चिम इलाके में बिजली कटौती और पोल शिफ्ट करने के मामले में बिजली विभाग के अधिकारियों से नाराज होकर स्थानीय जनता के साथ कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत धरने पर बैठे थे। अब इस पर कैबिनेट मंत्री सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जनता के साथ बैठने को धरने का नाम देना गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि खड़े खड़े मेरे पैरों में दर्द हो गया था, इसलिए मैं जमीन पर बैठ गया। हकीकत तो यह है कि पार्षद का फोन आने के बाद मैं वास्तविकता जानने के लिए गया था। उन्होंने यह भी कहा कि अगर हमारी जनता का शोषण होगा तो मैं 10 बार जाऊंगा। मेरे पार्षद को 6 बजे से 10 बजे तक बिना बिजली के लोगों का रोष झेलना पड़ा, तो उसने मुझे 4 बार फ़ोन किया और मैंने एक्शन को फ़ोन किया। एक्शन ने कहा कि वहाँ मेरे एसडीओ और जेई गए हुए और वो कहें कि यहाँ नहीं आए हुए हैं, तो मैंने एक्शन साहब को कहा कि तुम भी आओ और मैं भी आता हूँ, वास्तविकता का पता लग जाएगा। तो वहाँ आए, वहाँ कोई नहीं था। फिर बाद में एक्शन से पहले एई जेई आए, फिर एक्शन साहब आए। अब टांगों में दर्द हो रहा है, रात के 11 बज गए, तो हम समील पर बैठ गए। अब बैठने को एकदम धरने का नाम दे देना ये तो गलत बात है। जब गांव के सब आदमी बैठ गए तो हम भी बैठ। चलिए इसी के साथ ही देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। ये